So, next question. For an adiabatic process, the relation between UP and V for an ideal gas is U equals to 2 plus 3V. The gas is, तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में गैस का टाइप आपसे पूछा है. गैस मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, किस तरह की गैस है. अब गैस का मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, नेदर मोनोएटॉमिक नॉट डायटोमिक, आइदर मोनोएटॉमिक और डायटोमिक. तो गैस का जो एटोमिकसिटी आपको पता लगती है मोनो है कि डाई है, ये आपको पता लगती है गामा की वैल्यू से. और गामा की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करके आपको पता करना पड़ेगा कि गामा की वैल्यू से आपको पता लगेगा गैस किस टाइप की है. तो यहाँ पर एनर्जी गिवन है U, इंटरनल एनर्जी U इक्वल्स टू 2 प्लस 3 PV. सो प्रोसेस गिवन है एडियाबेटिक, एनर्जी की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3V. सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास रिलेशन होता है dq इक्वल्स टू du प्लस dw. इस प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक है. एडियाबेटिक प्रोसेस में dq की वैल्यू 0 होती है, एनर्जी गिवन 0 है. और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है dw इक्वल्स टू p dv होता है. ये वैल्यूज पुट करें, एनर्जी 0 है, du प्लस dw की जगह आप लिखोगे p dv. तो यहां से p की वैल्यू देखें तो p की वैल्यू आती है माइनस du अपॉन dv. ये p की वैल्यू है. अब u की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आप u की वैल्यू यहाँ पुट करके उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यहां से p इक्वल्स टू होगा माइनस d, u की वैल्यू है 2 प्लस 3 PV. P एंड V दोनों वेरिएबल हैं, आपको यहाँ पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. अब आप देखिए आगे, तो डिफरेंशिएशन करें, P इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 होता है. सबसे पहले यहाँ पर आएगा माइनस है और सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा आएगा 3P, वॉल्यूम का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1 होगा. देन प्लस 3V और P का डिफरेंशिएशन किया है, दैट्स वाई यहाँ पे आप लिखेंगे dP बाय dV. क्लियर. सो ये वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर. सो प्रेशर की वैल्यू मिलती है P इक्वल्स टू माइनस 3P माइनस 3V dP बाय dV. यहाँ पर dP बाय dV एडियाबेटिक प्रोसेस में PV ग्राफ का स्लोप होता है. तो आपको स्लोप की वैल्यू dP बाय dV, स्लोप ऑफ PV ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये होता है माइनस गामा P अपॉन V. ये आप dP बाय dV की वैल्यू पुट करें तो P माइनस 3P यहाँ पे था, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, P प्लस 3P इक्वल्स टू माइनस 3V एंड dP बाई dV की वैल्यू है माइनस गामा P अपॉन V. राइट. सो यहाँ पर देखो आप ये ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4P इक्वल्स टू, और यहाँ पर V वॉल्यूम से वॉल्यूम कट होगा, माइनस 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 गामा P. सो यहाँ से P कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे गामा की वैल्यू क्या है, 4/3 मीन्स 1.33. तो गामा की वैल्यू 1.33 कौन सी गैस के लिए होती है, पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.33 होती है, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए. सो आपके ऑप्शन से इस गैस में आपको ऑप्शंस आपने सॉल्व किया, गामा की वैल्यू मिल गई 4/3. गामा आपने सॉल्व किया, वैल्यू मिलती है 4/3. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए नहीं होती है, डायटोमिक गैस के लिए नहीं होती, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होती है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा C, नेदर मोनोएटॉमिक नॉर डायटोमिक. नेक्स्ट, द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ अ गैस इन अ जार A and the other gas in the jar B at pressure 2P, volume V/4 and temperature 2T. Then the ratio of number of molecules in the jar A and B. तो दो जार्स हैं A and B, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. आप सभी को आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू nRT. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए N की वैल्यू फाइंड करनी है. N इक्वल्स टू क्या होगा, PV अपॉन RT. सो यहाँ पर दो जार्स हैं, Na फर्स्ट जार, Nb सेकेंड जार. N डिपेंड करता है P वॉल्यूम और टेम्परेचर पे. तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा PA वॉल्यूम A, देन टेम्परेचर ऑफ A जार. देन NB के लिए आएगा PB
वॉल्यूम ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी। सो प्रेशर ऑफ फर्स्ट जो जार ए है उसका प्रेशर गिवन है P, वॉल्यूम गिवन है V, टेम्परेचर गिवन है T। बट जो सेकंड जार है B उसका प्रेशर है 2P, प्रेशर है 2P, वॉल्यूम है V/4 तो V/4 और टेम्परेचर है 2T। क्लियर? तो अब Na एंड Nb की रेशियो आप निकाल सकते हैं, यहां से कैंसिल करें, P कैंसिल हो गया, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, T कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4:1 आपका इसमें ऑप्शन आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नाउ नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर लूप carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and is the plane of the loop. If the steady current I is established in the wire as shown in figure, then loop will. तो आप देखें इस वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है और रेक्टेंगुलर लूप इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। बिटवीन टू वायर्स, आपको पता है बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में वायर्स अट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में वायर का अट्रैक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में वायर्स, अगर वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वायर रिपेल होते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन ये है, सेकेंड डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर रिपल्शन होता है, तो यहाँ पर वायर्स रिपेल होंगे। क्लियर? अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू BIL होती है। मीन्स फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर और लेंथ पर। यहाँ पर दो साइड्स हैं, वन साइड ये, सेकेंड साइड ये, दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, दोनों साइड्स में करंट भी इक्वल है, तो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा B पर। अब मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आपको पता है, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। मैग्नेटिक फील्ड R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ डिस्टेंस कम होगी, जैसे फर्स्ट वायर के लिए डिस्टेंस कम है और सेकेंड वायर के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर B स्ट्रॉन्ग होगा B1 और यहाँ पर B2 वीक होगा, B2 इज लेस देन B1 और B1 इज ग्रेटर देन B2। फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है, देखो आप मैग्नेटिक फील्ड पर, तो फर्स्ट वायर पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, जो फोर्स होगा F1, सेकेंड वायर पे फोर्स लगेगा रिपल्शन का, जो फोर्स होगा F2। फोर्स कौन सा स्ट्रांग होगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और B1 आपका ग्रेटर देन B2 है क्योंकि क्लोज है, डिस्टेंस यहां पर कम है, यहां सेकेंड वायर की डिस्टेंस ज्यादा है। कम डिस्टेंस पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा और फोर्स भी स्ट्रांग होगा। सो क्लियर है, F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 अट्रैक्ट कर रहा है, F2 रिपेल कर रहा है, तो ग्रेटर फोर्स F1 है। तो वायर इसमें आपका ये जो रेक्टेंगल लूप है वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मूव टुवर्ड्स द वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक नीडल lying parallel to magnetic field required W units of work to turn it through 60 degree. Then the torque required to maintain the needle in this position will be. So work done का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क डन जो मैग्नेटिक नीडल के लिए, वर्क डन के लिए रिलेशन होता है W इक्वल्स टू MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये रिलेशन है। सो आप देखो θ1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? पैरेलल, इनिशियली कैसा है? पैरेलल है, तो θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, तो θ2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। सो W की वैल्यू हम निकालें तो ये आएगा MB cos 0 1 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो W इक्वल्स टू हो गया MB/2। क्लियर? इट इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसमें आपसे पूछा क्या है? द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको पता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है MB sin थीटा, और किस पोजीशन पे मेंटेन करना है? 60 डिग्री पर, तो sin 60, राइट। सो MB sin 60 की वैल्यू √3/2। सो MB/2, फर्स्ट इक्वेशन से MB/2 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? W। सो आंसर आपसे वर्क डन जो यूनिट दिया है W यूनिट, ये W की फॉर्म में आंसर आप पूछा है, ऑप्शन आप देख रहे हो
जो W की फॉर्म में है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा √3W। Now next question, a body covers 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 with v2. The average speed of the body will be. तो एवरेज स्पीड स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिस्टेंस कवर हो रही है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, दो पार्ट में है, टोटल टाइम t1 प्लस t2, दो पार्ट दे रखा है। बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस का 2/5 और देन टोटल डिस्टेंस का 3/5। क्लियर? सो यहां पर और इनकी डिस्टेंस कवर हो रही है v1 स्पीड से, ये डिस्टेंस कवर हो रही है v2 स्पीड से। तो यहां पर डिस्टेंस गिवन है, फिर स्पीड गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम आपको यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम के लिए आप रिलेशन लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आप टाइम निकाल सकते हैं। सो वी एवरेज के लिए देखो आप रिलेशन, टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस आप सपोज कर सकते हैं x है, टोटल डिस्टेंस x है, t1 की वैल्यू होगी x1 अपॉन v1 फर्स्ट डिस्टेंस, t2 की वैल्यू होगी x2 अपॉन v2, टोटल डिस्टेंस आप सपोज कर लें x है। सो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करते हैं x1 अपॉन v1 और x2 अपॉन v2। x1 कितना है, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस है x, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस 2/5 ऑफ x अपॉन v1 प्लस x2 कितना है 3/5, 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन v2। क्लियर? सो x तो यहाँ पे कैंसिल होगा, कॉमन x कैंसिल हो जाएगा, नीचे से आप कॉमन लेंगे x कैंसिल होगा। एलसीएम आएगा 5v1v2 एलसीएम। सो 5v1v2 जो एलसीएम आएगा उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, और 2 यहाँ पर है, 5v1v2 एलसीएम हुआ तो यहाँ पे आएगा 2v2 प्लस 3v1। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने सॉल्व किया, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी 5v1v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, फ्रॉम अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग अ स्टोन A is dropped and simultaneously another identical stone B is thrown horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Which one of the following statement is true? सो आप देखें इसमें बिल्डिंग 10 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, तो 10 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया है, फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप किया है डाउनवर्ड्स और सेकंड बॉडी को ड्रॉप किया है हॉरिजेंटली स्पीड देकर 5 मीटर पर सेकंड। सो आपने इसको जो स्पीड दी है हॉरिजेंटल दी है, बट ये जब टर्न होके नीचे आएगा, ये डायरेक्टली नीचे आएगा, ये टर्न होके नीचे आएगा, तो टोटल जो हाइट है बिल्डिंग की वो h है। सो इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट होगा, इसका मोशन पैराबोलिक होगा, बट जो टाइम हो इसका कैलकुलेट करोगे आप वो भी हाइट पे डिपेंड करेगा, इसका टाइम भी हाइट पे डिपेंड करेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है √2h अपॉन g। सो टाइम डिपेंड करता है ओनली हाइट पर। तो दोनों बॉडीज को एक ही बिल्डिंग के टावर से थ्रो किया गया है। इस सेकेंड बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो किया है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टेंस पर हॉरिजेंटल स्पीड की वजह से r इसमें जरूर ऐड होगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, बट उसका वर्टिकल मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें दोनों बॉडीज एक साथ साइमल्टेनियसली ग्राउंड पर पहुंचती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ द स्टोन्स A and B रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम is 10 I cap plus 5 J cap. If it starts from rest at the origin, what would be its position at time t equals to 5 seconds? So इसमें पोजीशन पूछी है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है और आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है। तो फोर्स अपॉन मास से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ax fx अपॉन m। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x वो आपको दिया हुआ है 10, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा। सो ax की वैल्यू है 1000 मीटर पर सेकेंड
इन आई डायरेक्शन। सिमिलर ए वाई भी निकाल सकते हैं जो जे डायरेक्शन में होगा। तो जे डायरेक्शन का फोर्स क्या है 5 अपॉन मास कितना है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ सो ये होगा 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। सो ये एक्सेलेरेशन है जे डायरेक्शन में 5/10 ये आ गया 5000/10, 5000/10। ए वाई अपन कैलकुलेट करें, ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 है तो 5/10 2 हुआ, सो 1000/2 दैट विल बी 500, सो 2 नहीं है 500। सो द एक्सेलेरेशन इन जे डायरेक्शन इज 500। सो ए एक्स निकाल दिया 1000, ए वाई निकाल दिया 500। अब ए एक्स और पोजीशन पूछा है। पोजीशन, अब आप ऑप्शन देख रहे हो पोजीशन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो आप पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एस विच इज इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, राइट। और एस की इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आपको पता है, एस इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर आप देखें स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो u वाला पार्ट तो जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड तो जीरो है। तो एस एक्स की वैल्यू होगी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और एस वाई की वैल्यू होगी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस एक्स है तो यहाँ पे आई कैप आता है, एस वाई है तो यहाँ पे जे कैप लिखते हैं। अब आप ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ए एक्स की वैल्यू है 1000 और t की वैल्यू है 5 सेकेंड, तो t का स्क्वायर 25, ए एक्स लिख दिया 1000, t का स्क्वायर 25/2 ये होगा आई कैप प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू है 500/2 इंटू 25 ये हो गया जे डायरेक्शन में। क्लियर। सो 25,000/2 एंड ये होगा आपका 25 इंटू 500/2। इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो एस की वैल्यू मिलती है आपको। तो 25,000/2 12,500 होता है और 25 इंटू 500/2 6250 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव ए टोटल मास ऑफ 800 kg। चलिए देखो, एलिवेटर है उसका टोटल वेट कितना है 800 kg। ये एलिवेटर है, इसका मास 800 है, उसका जो वेट होगा वो होगा 800 इंटू जी मीन्स 8000। जी आपको बोला है 10 लें तो जरूर आप 10 इसमें लें। 8000 न्यूटन आपका इसका वेट होगा। ये एलिवेटर है तो ये किसी स्ट्रिंग से या रोप से कनेक्टेड है। इस रोप में टेंशन होगा टी टेंशन, वेट 8000 न्यूटन। इट स्लोज डाउन टू स्टॉप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ये जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये 25 मीटर में स्लो डाउन हो रहा है और 25 मीटर के बाद ये स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे इसकी स्पीड जो है जीरो हो जाती है, स्टॉप कर देते हैं। फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल व्हाइल द एलिवेटर बीइंग ब्रॉट रेस्ट। सो एलिवेटर का जो मूवमेंट है इनिशियली, तो इसकी इनिशियल स्पीड आपको गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे, इनिशियल स्पीड गिवन है, ब्रॉट टू रेस्ट है, फाइनल स्पीड जीरो है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में लाना है 25 मीटर। तो आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको यूज करने की इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2as, s कितना है 25, सो 2as मीन्स 50 है। सो a की वैल्यू होगी -100/50, दैट विल बी -2 मीन्स रिटार्डेशन है। वैसे आपको पता है स्पीड जीरो हो रही, रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन है, राइट। सो इस ब्लॉक का, इस पूरे लोड का, इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स, जब ये मूव करता है डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन है वो -2 है मीन्स रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन आएगा 2 अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव साइन है। क्लियर। सो
अब आप देखें यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है टेंशन T इन द सपोर्टिंग केबल, ये जो केबल है इसकी टेंशन निकालनी है। अब आप देखें 8000 नीचे लग रहा है वेट, टेंशन इसको होल्ड किए हुए है, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप फोर्स इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, फोर्स इक्वेशन बनाएं तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, 8000 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है। अब आप सोचें इसमें एक्सेलेरेशन अगर ऊपर की तरफ है, इसको अगर होल्ड किया जा रहा है, रोका जा रहा है, अगर मैं छोड़ दूंगा इसको, ये केबल अगर छोड़ देती है तो ये फ्रीली फॉल होगा नीचे की तरफ, तो टेंशन ने इसको होल्ड किया हुआ है। इक्वेशन T माइनस mg इक्वल्स टू ma, बिकॉज आपको दिख रहा है T जो है इसके वेट से ज्यादा है, सो T माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो T इक्वल्स टू mg प्लस ma, m कॉमन ले लिया। m आपको दिया हुआ है एलिवेटर का वेट 800 kg, 800, g है 10, a आपने निकाल दिया 2, सो 800 इंटू 12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9600 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज C. So next question, the half-life of tritium is 12.5 years. What mass of the tritium of initial mass 64 milligram will remain undecayed after 50 years? So यहाँ पर सबसे पहले आप देखें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की वैल्यू है 12.5 ईयर्स और 50 ईयर्स बाद आपसे पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स। अब जो टोटल टाइम होता है T, इसको आप लिखते हैं NT, मतलब हाफ लाइफ के फैक्टर की फॉर्म में लिखें। सो टोटल टाइम दिया हुआ है आफ्टर 50 ईयर्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 ईयर्स। हाफ लाइफ का मल्टीपल हमें निकालना है और हाफ लाइफ का जो वैल्यू है वो 12.5 है, तो n की वैल्यू 4 है। तो जो n आता है हाफ लाइफ का मल्टीपल, n आपको मिल गया 4। अब आप इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 2 पावर n। n मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ होता है, यहाँ पे आपका 2 पावर n, राइट। सो रिमेनिंग मास, अनडिकेड मास कैलकुलेट करना है। इनिशियल मास 64 मिलीग्राम अपॉन 2 पावर n। सो 2 पावर n, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू यहाँ से ली 4 है, तो n की वैल्यू 4 पुट कर दिया आपने। सो 2 पावर 4 की वैल्यू 2 पावर 4 16 होता है। सो 64/16 इक्वल्स टू, आप कैंसिल करेंगे आएगा 4 मिलीग्राम। सो रिमेनिंग मास 4 मिलीग्राम, तो करेक्ट ऑप्शन इज D. नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम अगेंस्ट अल्फा डिके इज 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 ईयर्स। ये हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द एक्टिविटी, आपको यहाँ पे एक्टिविटी पूछा है 1 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम, राइट। सो एक्टिविटी आपको पता है, एक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो dN by dt is called activity, it is equals to A, एक्टिविटी को A से डिनोट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इंटू n। सो एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n। लैम्डा नहीं दिया है यहाँ पर, हाफ लाइफ गिवन है, तो लैम्डा को हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन T हाफ लाइफ इंटू n। n यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम्स किस में निकालने हैं, एक्टिविटी आपको निकालनी है 1 ग्राम यूरेनियम की। सो नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। ये आप मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं Na। सो एक्टिविटी आप यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 0.693, हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 ईयर्स, तो 4.5 इंटू 10 टू पावर 9, यहाँ पे ये हाफ लाइफ ईयर्स में दी हुई है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हाफ लाइफ ईयर्स में दी हुई, और यूनिट्स आप देखो, यूनिट्स दिया हुआ है DPS, DPS मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो यहाँ पे पर सेकेंड निकालना है, तो आपको ये हाफ लाइफ को जो ईयर में दी हुई है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो 1 ईयर 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, ये आपने सेकेंड में कन्वर्ट किया। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है यूरेनियम का 238, और एटॉमिक जो एवोगाड्रो नंबर है उसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 रखेंगे। तो यहाँ से आप ये एक्टिविटी कैलकुलेट करोगे तो आपको इसके एक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है। कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, वो है C 1.235 इंटू 10 टू पावर 4
dps. Next, a tunnel is made across the earth of radius r passing through its center. A ball is dropped from a height h in the tunnel. Height h is very small. The motion will be periodic, then time period. अब आप ध्यान से देखें, यहां पर ये जो सरफेस आपको दिया हुआ है अर्थ का, ये अर्थ है और अर्थ के लिए टनल गिवन है. सबसे पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा है अलोंग द टनल, अलोंग द कोड, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी अलोंग द डायमीटर टनल और अलोंग द कोर टनल. किसी भी टनल के अकॉर्डिंग, टनल चाहे डायमीटर का अलोंग हो चाहे कोड का अलोंग हो, पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पीरियडिक मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता है. बट इस केस में आपको दिया हुआ है बॉडी कहाँ से दी हुई है, जो पार्टिकल है वो यहाँ से पार्टिकल दिया हुआ है और पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल की जो हाइट है वो h है. इस हाइट से पार्टिकल ड्रॉप होता है. तो h हाइट से ड्रॉप होने के लिए जो टाइम लगता है वो है अंडर रूट 2h अपॉन जी. क्लियर? सो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा और यहाँ अगर ये पीरियडिक मोशन करता है अलोंग द डायमीटर, तब तो ये टाइम पीरियड होता. बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि पहले यहाँ से h से आएगा तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, फिर यहाँ से h से फॉल हुआ है तो उसके आगे भी h तक जाएगा, यहाँ तक ये भी h हाइट है, तो पहला 2h अपॉन जी, दूसरा 2h अपॉन जी यहाँ लगेगा, रिटर्न होगा तीसरा 2h अपॉन जी, फिर ये वाला टाइम पीरियड आ गया और अगेन 2h अपॉन जी यहाँ पर लगेगा. तो आप मोशन इसका देखो, पार्टिकल अगर स्टार्ट होता है, एसएचएम करना है यहाँ से, फर्स्ट ये, फिर सेकेंड कंप्लीट ये मोशन आएगा, फिर थर्ड यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से रिटर्न होगा, तो यहाँ से रिटर्न हुआ अगेन h हाइट ट्रेवल करेगा, फिर ये रिटर्न होकर वहाँ तक जाएगा, फिर ये h हाइट और कवर करेगा. तो आप देखो h हाइट जो ट्रेवल करता है वो कितनी बार करता है, वंस, फर्स्ट टाइम यहाँ करेगा, सेकेंड यहाँ करेगा, थर्ड रिटर्न होगा, फोर्थ वापस यहाँ करेगा. तो ये 2h अपॉन जी आपको 4 टाइम्स यूज करना है. तो इस टाइम पीरियड के अलावा आपका 4 टाइम्स 2h अपॉन जी इसके पीरियडिक मोशन में ऐड होगा. सो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी प्लस 4 अंडर रूट 2h अपॉन जी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, 2 equal masses hung from 2 massless spring of a spring constant k1 k2, they have equal maximum velocity when executing simple harmonic motion, the ratio of their amplitudes. So पहली बात, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बात कर रहा है, दोनों पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है. सो मैक्सिमम वी मैक्स का फॉर्मूला, एसएचएम में वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा. दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, सो a1 ओमेगा 2 अपॉन a2 ओमेगा 2. सो आपसे पूछा है इसमें कैलकुलेट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करना है. a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, राइट. सो ओमेगा की वैल्यू होती है, आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट k बाय m, मीन्स ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k. सो a1 अपॉन a2 equals to omega 2 upon omega 1, and omega 2 is directly proportional to under root k2 and omega 1 is directly proportional to under root k1. So k2 upon k1 अंडर रूट है, पावर हाफ लिख देंगे इसमें, तो k2 upon k1 पावर हाफ. सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. सो नेक्स्ट, an earth orbiting satellite has a solar energy collecting panel with total area 5 meter square. If solar radiations are perpendicular and completely absorbed, the average force associated with the radiation pressure is. So ये जो पैनल है आपका, इस पैनल पर कितना फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स, एवरेज फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, राइट. सो फोर्स निकालने के लिए आप देखें यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर P इक्वल्स टू, ये होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो द फोर्स आएगा विच इज इक्वल्स टू पावर इनटू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी की जगह आप यहाँ पर, आपको पता है रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो होती है c, लाइट की स्पीड. सो फोर्स कैलकुलेट करना है, ये आएगा पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर इक्वल्स टू होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया.
अपॉन सी, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और इंटेंसिटी जो इस पैनल पे स्ट्राइक कर रही है, इंटेंसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है, डायरेक्ट सनलाइट की जो एनर्जी आ रही है, सोलर कांस्टेंट है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपको इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है। सो इंटेंसिटी की वैल्यू है 1.4 किलो मीन्स 10 टू पावर 3 इंटू एरिया, पैनल का एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये आप लाइट की स्पीड से डिवाइड करोगे। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है 2.33 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। तो ये एवरेज फोर्स जो पैनल पर एक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है सी, थर्ड। नेक्स्ट, द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस. Let IA, IB, IC be the intensities and nu A, nu B and nu C be the frequencies and the curves ABC respectively. So आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आपको ऑप्शन में देखो आप फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन बताना है और इंटेंसिटीज का रिलेशन बताना है। अब आप सबसे पहले ग्राफ से ऑब्जर्व करो। ग्राफ गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद फ्लो होता है, और ये एनोड पोटेंशियल जो आप अप्लाई करते हो पोटेंशियल, इस साइड होता है नेगेटिव पोटेंशियल जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने में यूज करते हो। अब आप देखें ग्राफ, 3 ग्राफ दिए हुए ABC। सबसे पहले फोटो करंट की बात करें तो फोटो करंट C के लिए ज्यादा है, ग्रेटर देन B, देन इट इज ग्रेटर देन A। क्लियर? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल A और B का इक्वल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर A एंड B इक्वल है, दोनों का ग्राफ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। C के लिए ग्राफ होगा, C के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ग्रेटर देन VA एंड VB। सो इंटेंसिटीज की बात करें तो सबसे पहले इंटेंसिटीज की बात करते हैं तो C का करंट सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इंटेंसिटी ऑफ C इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ A। मीन्स आपको पता है कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा स्ट्राइक करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो ज्यादा करंट C के लिए है, सो इंटेंसिटी भी किसके लिए ज्यादा होगी? C के लिए। अब आप बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं न्यू A, न्यू B एंड न्यू C। सो फ्रीक्वेंसी के डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल C का सबसे ज्यादा है, सो न्यू C सबसे ज्यादा होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल A और B का इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी A और B की इक्वल होगी, सो न्यू A इक्वल्स टू न्यू B। सो ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज। फर्स्ट ऑप्शन है A और B की फ्रीक्वेंसी इक्वल है बट इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, तो आपने देखा इंटेंसिटी इक्वल नहीं है क्योंकि B का करंट ज्यादा है A से। सेकेंड ऑप्शन A और C की फ्रीक्वेंसी, जो बिल्कुल गलत होगा, फ्रीक्वेंसी C की ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन A और B की फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है बट इंटेंसिटी भी इक्वल दे दी, ये भी गलत होगा क्योंकि आपको पता है B की इंटेंसिटी ज्यादा है। फोर्थ ऑप्शन B और C की फ्रीक्वेंसी इक्वल दे दी, जो गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट, a uniform cylinder of length L and mass M having cross section area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring of a constant K such that it is half submerged in the liquid of density sigma in the equilibrium position. The extension of the spring x naught in equilibrium position is। अब आपको पता है जैसे सिलेंडर है ये लिक्विड में डिप्ड है, हाफ सबमर्ज है, हाफ लेंथ इसकी डिप्ड है वाटर में और हाफ लेंथ इसकी एयर में है, तो L/2 पार्ट इसका डिप्ड है। ठीक है, तो जैसे कोई बॉडी अगर लिक्विड में डिप्ड होती है, सबमर्ज होती है, तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स Ft, जो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड m-g। यहाँ पे इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा इसका मास है m-, तो m-g अपथ्रस्ट फोर्स है। खुद बॉडी का, इसका सिलेंडर का जो मास है m, इसका जो वेट लगेगा डाउनवर्ड्स वो होगा mg। तो आपको ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में नेट फोर्स जो एक्ट होता है, नेट फोर्स वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू होगा mg वेट ऑफ द सिलेंडर डाउनवर्ड्स, इसमें से आप माइनस करेंगे Ft अपथ्रस्ट फोर्स, Ft अपवर्ड्स। सो mg
माइनस एफ टी। अब आप बताएं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड आपको निकालना है, तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो होगा ये होगा वॉल्यूम, डिप्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू जी। ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये एम डैश जी की वैल्यू है, वी वॉल्यूम सिग्मा डेंसिटी इंटू जी। सो वॉल्यूम ऑफ दिस हाफ पार्ट, वॉल्यूम आप लिखेंगे हाफ पार्ट का एम जी माइनस वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है L/2 सिग्मा जी, राइट। सो नेट फोर्स जो स्प्रिंग में एक्ट होगा, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है के एक्स नॉट, स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो एक्स नॉट है, तो स्प्रिंग का फोर्स के एक्स नॉट है। तो यहाँ पे आपसे एक्स नॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स नॉट की वैल्यू मिलेगी एम जी अपॉन के डिवाइड कर दिया माइनस ए एल रो जी बाय 2k ये। सो अगर आप ऑप्शन में देखें तो एम जी अपॉन के एल ए सिग्मा बाय 2k इस तरह से आ रहा है, तो अगर कॉमन भी ले लिया जाए एम जी बाई के तो ऑप्शन में मैच करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कॉमन लेके देखेंगे एम जी बाई के, कॉमन ले लिया 1 आया, माइनस एल ए रो जी आपने कॉमन ले लिया, जी हट जाएगा ऐसे, और 2 एम आपने कॉमन लिया था जो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg with a block of mass m suspended from it. A balance B reads 5 kg when a beaker with the liquid is put on the pan of the balance. The two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid is beaker as shown in figure. So initially A spring balance A है, it reads 2 kg and the mass of beaker is 5 kg. नाउ अरेंजमेंट अब आपका ये कंबाइन कर दिया, मास लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया है। सो जैसे आप किसी मास को लिक्विड में इंसर्ट करते हो, लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होता है, तो लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होगा तो इस स्प्रिंग का जो रीडिंग है, स्प्रिंग का जो बैलेंस है वो बैलेंस डिक्रीज होगा, स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीज होगा। पहले मास हैंग था, अब लिक्विड का सपोर्ट आ गया। जबकि बी की बात करें तो बी पहले रीड कर रहा था 5 kg, अब बी के ऊपर स्प्रिंग वाला मास आपने प्लेस किया है, तो ये मास इस बीकर पर, इस लिक्विड पर कुछ वेट एग्जर्ट करेगा, तो बी का जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज होगा, बी का बैलेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। सो बी बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी और ए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बैलेंस ए विल रीड मोर, ए आपका लेस रीड करेगा, मोर नहीं, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। द बैलेंस बी विल रीड लेस, तो ये भी गलत है। द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg एंड द बी विल रीड मोर देन 5 kg। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट, a biconvex lens of focal length 15 cm is in front of plane mirror. प्लेन और प्लेन मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस 10 cm. A small object is kept at a distance of 30 cm from the lens. The final image. फाइनल इमेज की आपसे पोजीशन पूछी है, फाइनल इमेज की आप नेचर पूछा है आपसे। सो आप देखो यहाँ पे लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन है लेंस और मिरर का। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर इज 10 cm. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 cm. फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 15 cm. सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f. आप देखो फोकल लेंथ 15 cm है तो 30 cm मीन्स 2f. सो 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पर। 2f 30 है तो 30 cm पे इमेज बनेगी। अब सपोज ये देखो आप रेज जाती हैं इमेज बनाने के लिए, बट ये मिरर बीच में आ गया, तो मिरर क्या करेगा, मिरर यहाँ पर इस रेज को डाइवर्ज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और मिरर के लिए आपको पता है कि मिरर की जो पोजीशन है, मिरर के लिए अगर बात करें तो ये जो इमेज है ये 10 cm, इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है 20 cm. सो मिरर के लिए, इस मिरर के लिए I1 acts as an object which is placed at 20 cm. सो मिरर आपको पता है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। सो यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की मिरर रियल इमेज बनाएगा
और रियल इमेज कितनी दूर बनाएगा, ऑब्जेक्ट कितना दूर है 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फॉर मिरर, सो वी भी क्या आएगा 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, क्योंकि मिरर रेस को रिफ्लेक्ट करेगा। सो इमेज आप देखो यहाँ से रेस स्ट्राइक करती हैं, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिफ्लेक्ट करके ये रेज यहाँ से डाइवर्ज होती हैं और आई मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा दैट इज I2। क्लियर। अब आप देखो ये जो रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं ये अगेन लेंस पर स्ट्राइक करती हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट की लेंस पे रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं और ये इमेज बनाता है I1, फिर अब रोल मिरर का है, मिरर इस इमेज की I1 की इमेज बनाएगा I2, मिरर I1 की इमेज I2 बनाता है, बट जैसे ये इमेज बनाएगा अगेन ये रेज क्या होंगी इस लेंस से कन्वर्ज होंगी, कन्वर्जिंग लेंस से ये लेंस से कन्वर्ज होंगी। सो I2 नाउ I2 behaves like an object for lens। आपको समझ आ रहा है बच्चों, फर्स्ट O ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, तो इस लेंस की इमेज क्या I1। क्लियर। मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो मिरर 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा I2, सो I1 ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, I2 इमेज मेड बाय मिरर। सो लेंस के लिए हो गया, मिरर की इमेज बन गई, बट जैसे ही मिरर रेस को रिफ्लेक्ट करेगा अगेन लेंस पर स्ट्राइक करती है और लेंस अगेन कन्वर्ज करेगा। नाउ I2 बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। सो अब आप यहां पर देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए तो अब आप यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट I2 है, I2 की डिस्टेंस आप बताएं कितनी है, I2 आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी कहां बनेगी 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है, ये 20 सेंटीमीटर है, कहां से, मिरर से। तो आप बताओ 20 सेंटीमीटर मिरर से है तो लेंस के लिए इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां से 20 है तो लेंस से क्या हुई 10, सो u आप क्या लेंगे 10 जो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप फाइनल इमेज आप निकाल सकते हैं, आप लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, फाइनल इमेज f की वैल्यू 15 है, v आपको फाइंड करना है माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस 10 है। सो यहां से 1/v कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 30, ऊपर आ जाएगा 5, तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। कहां से, लेंस से। ये 6 सेंटीमीटर बनाएगा। नेक्स्ट थर्ड इमेज वो क्या होगी, देखो आप रेज कन्वर्ज होंगी और रेज यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, तो ये कन्वर्ज होके फाइनल जो बनेगी इमेज वो देखो आप, ये लेंस कन्वर्ज कर देगा रेज को और ये फाइनल इमेज I3 है, I3 ड्रॉ होती है और I3 की पोजीशन क्या है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ये 6 सेंटीमीटर है, राइट। सो 6 सेंटीमीटर लेंस से ये फाइनल इमेज I3 है जो हमें पूछी गई है, 6 सेंटीमीटर यहां तक है, देन ये कितना है लेंस और मिरर के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 10 हो गया 16 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज बनेगी 16 सेंटीमीटर पे। तो अब ऑप्शन देखें बच्चे, हम फर्स्ट में वर्चुअल इमेज दी हुई है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सेकंड है रियल एंड द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, बिकॉज मिरर से रिफ्लेक्ट होके लेंस की साइड इमेज बन रही है तो इमेज कैसी हुई रियल। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में, करेक्ट ऑप्शन इसका बी। नाउ नेक्स्ट, a concave mirror is placed on horizontal table with its axis directed vertically upwards. Let O be the pole of the mirror and C its center of curvature. A point object is placed at C. It has real image also located at C. आपको पता है C पे मिरर के लिए, C पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अगेन इमेज का बनती है C, राइट। नाउ इफ मिरर इज फिल्ड विद वाटर द इमेज विल बी, अगर उस मिरर को वाटर से फिल कर देते हैं तब आप इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन है रियल एंड विल रिमेन एट सी, वाटर फिल करने के बाद भी सी पर रहेगा, रियल एंड लोकेटेड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, वर्चुअल एंड लोकेटेड बिटवीन सी एंड ओ, रियल एंड लोकेटेड द पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ। तो हम इसको समझते हैं, देखो बच्चों
सो स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है, देखो मिरर वो पोल है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज भी यहीं पे ड्रॉ होती है, राइट। फिर आपने क्या किया, इसको फिल कर दिया वाटर से, तो वाटर से फिल करते ही अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेस किया सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो आपसे पूछा है इसमें। अब आप देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर की, तो जो रे आएगी यहाँ से ऑब्जेक्ट से, जो रे आ रही है ये रे इस वाटर में एंटर करती है। तो वाटर में एंटर करती है तो जो वाटर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाटर का जो पार्ट है ये आपका लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये लेंस है, राइट। सो फर्स्ट रे एंटर करेगी लेंस में, कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देन एंटर करने के बाद देन इसके बाद आएगा मिरर, तो ये मिरर आ गया, तो यहां से मिरर पर स्ट्राइक करती है, मिरर पे स्ट्राइक करके यहां से रिफ्लेक्ट होगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी देन रिफ्लेक्ट होगी, राइट। देन ये अगेन वापस से इस लेंस में वापस एंटर करती है। तो ये रे अब यहाँ पर 3 बार, 2 बार रिफ्लेक्ट होगी, 1 बार रिफ्लेक्ट होगी। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, राइट। सो आप देखें पहले ओनली मिरर था, तो पहले ओनली मिरर था जिसकी फोकल लेंथ थी f इक्वल्स टू r/2, ये ओनली मिरर था। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देन मिरर, देन अगेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट लेंस देन मिरर, देन अगेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ FL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको रिलेशन लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। सो 1/FL मतलब लेंस की फोकल लेंथ निकालें, म्यू क्या है, इसमें वाटर है, तो वाटर का फोकल लेंथ 4/3 माइनस 1। फर्स्ट सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। सेकंड सरफेस ये वाली है, कर्व सरफेस ये वाली, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखेंगे तो -r होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी 1/3r। सो फोकल लेंथ जो होगी इसमें ये आएगी FL दैट विल बी 3r, राइट। अब आपको पता है कॉम्बिनेशन जो आएगा, इन सबका कॉम्बिनेशन किया तो नेट फोकल लेंथ जो आएगी, नेट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन या फोकल लेंथ 1 फर्स्ट लेंस FL, देन सेकेंड टाइम मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो FM मिरर, देन अगेन लेंस थर्ड टाइम, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन देन रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट लेंस फिर मिरर फिर लेंस। तो यहाँ पे जो नेट फोकल लेंथ आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, नेट फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। नेट फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है तो वाटर फिल करने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो होगी रियल लोकेटेड एट पॉइंट बिटवीन C एंड इंफिनिटी, वर्चुअल लोकेटेड, आप देखो इसमें ऑप्शन रियल लोकेटेड एट द पॉइंट बिटवीन C एंड O। आप देखो C एंड O, C क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, O क्या है, उसका पोल। तो मिरर के लिए अब जो इमेज पहले C पे बन रही थी, अब वो इमेज C और O की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नाउ इमेज मूव टुवर्ड्स मिरर मींस बिटवीन C एंड O, और रिफ्लेक्शन है तो रियल इमेज बनती है। सो रियल लोकेटेड एट ए पॉइंट बिटवीन C एंड O, तो करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास m, एक यूनिफॉर्म क्यूब गिवन है, मास m, एज A मूव्स ऑन x एक्सिस। इस तरह से देखो बेटा, ये है सरफेस और एज A है, सेंटर इसका ये है, ये x एक्सिस में मूव करती है ऐसे विद स्पीड v, विद इनिशियल वेलोसिटी v0 गिवन है, v0, राइट। सो फ्रिक्शन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग अ पॉजिटिव एक्सिस विद वेलोसिटी v0। अब आपको पता है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n, वो आपका इस तरह से एक्ट होता है n, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा सरफेस पर वो इस तरह से एक्ट होगा F, राइट। अब जैसे ही ब्लॉक मूव करता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर एक टॉर्क क्रिएट करेगा जो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो उसको टॉपल होने का, टर्न होने का, टॉपल होने के लिए ये फोर्स क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। सो मूव होते टाइम जो बॉडी होगी, ब्लॉक होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है जो उसको टॉपल करेगा, उसको रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को थोड़ा सा x एक्सिस पर प्लस x की तरफ
थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ता है ताकि स्टोर को काउंटर बैलेंस मिल सके। सो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया है ड्यूरिंग मोशन n इज ग्रेटर देन mg, ड्यूरिंग मोशन नॉर्मल रिएक्शन x ऑन द सेंटर ऑफ मास, ड्यूरिंग मोशन द नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब फर्स्ट ऑप्शन में n ग्रेटर देन mg वो नहीं होगा इसमें, ड्यूरिंग मोशन नॉर्मल रिएक्शन x ऑन द सेंटर ऑफ मास नहीं, मैंने आपको बताया जैसे ही मूव करेगा टॉपल ना हो, फ्रिक्शन टॉपल कर रहा है, काउंटर बैलेंस के लिए n को थोड़ा सा x पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। Next, a coin is of mass 4.8 kg and radius 1 meter is rolling on horizontal surface without sliding with an angular velocity of 600 radian per minute. So the total kinetic energy of the coin. So total kinetic energy, motion कौन सा है, रोलिंग है, एनर्जी कौन सी पूछी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग मोशन में आपको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज सम ऑफ सिंपल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यूज देखो, मास गिवन है तो मास हम पुट कर लेंगे, v गिवन नहीं है बट v की जगह यहां पे क्या गिवन है, ओमेगा, ये ओमेगा है ये v है। सो आपको पता है रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, सो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू आर रख लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कॉइन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है। सो आई की वैल्यू, कॉइन क्या होता है, डिस्क होता है, कॉइन क्या है, एज ए डिस्क लोगे तो डिस्क का अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 देन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। सो यहां पर मास गिवन है 4.8, आप वैल्यूज पुट करेंगे, मास गिवन है 4.8, ओमेगा गिवन है 600 रेडियन पर मिनट, बट बच्चों आपको रेडियन पर मिनट गिवन है, इसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट्स का आप स्पेशल ध्यान रखें, 600 अपॉन 60 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस हाफ एम अगेन 4.8, रेडियस अगेन 1 है अपॉन 2, ओमेगा हुई अगेन 600 अपॉन 60 का स्क्वायर। तो आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर इसमें जो है वो है फर्स्ट ए 360 जूल। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, ये सर्किट गिवन है, जेनर डायोड का सर्किट गिवन है, करंट थ्रू जेनर डायोड इज 4 मिली एम्पियर, करंट थ्रू जेनर डायोड मींस आपको करंट निकालना है जेनर डायोड का। सो आप देखो यहां पर ये 70 वोल्ट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5 किलो ओम, तो फर्स्ट करंट जो लेंगे हम यहां से, फर्स्ट करंट इसमें जो फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में 5 किलो ओम में, ये करंट लिया है मैंने I, देन I जब यहां पहुंचेगा इधर करंट फ्लो होगा I1 और इसमें करंट फ्लो होगा दैट विल बी I2 एंड I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये भी आपको पता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहां पे वोल्टेज गिवन है कितना, 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट 70 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होता है, 70 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो गया, तो यहां पर जो एक्ट होगा जेनर डायोड और 10 किलो ओम दोनों पैरेलल हैं, इस पर जो वोल्टेज एक्ट होगा रिमेनिंग वोल्टेज वो होगा 50 वोल्ट। क्लियर, 50 वोल्ट है। अगर आपको जेनर डायोड का रेजिस्टेंस गिवन होता तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे I1, बट यहाँ पे जेनर डायोड का कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो अब आप देखें करंट की बात करें तो सबसे पहले जो करंट फ्लो हुआ I, इसको हम निकालते हैं। I इक्वल्स टू कितना वोल्टेज है 70 और रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम, किलो मीन्स 10 टू पावर 3, सो ये आएगा 14 मिली एम्पियर, ये I करंट है। और I2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, I2 बिकॉज I2 ये है कितना वोल्टेज इस पे अप्लाइड है, कितना वोल्टेज है 50 वोल्ट, रिमेनिंग 50 वोल्ट अप्लाई होता है अपॉन 10 किलो ओम, 10 किलो मीन्स वही 10 टू पावर 3 ऊपर मिली हो जाएगा, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर, राइट। सो I जो आया ये है आपने कैलकुलेट किया 14 और I2 जो कैलकुलेट किया 5, और 14 में से 5 आप यहां से 14 करंट आया, इधर 5 चला गया, तो I1 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। I1 इक्वल्स टू होगा 14 माइनस 5, इट विल बी 9 मिली एम्पियर। सो आप देखो जेनर डायोड में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 9 मिली एम्पियर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट, a germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor atoms is 10 to power 21 atoms
per meter cube. Given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10 to the power 19, the concentration of electrons in the specimen. तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके लिए आपने रिलेशन पढ़ा Ne into NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर. तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर एटम्स हैं ये गिवन है 10 to the power 21 और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वो है 10 to the power 19 और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन पूछा है आपसे. तो एक्सेप्टर मतलब ये होल की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मींस NH गिवन है ये वाला, राइट. सो Ne आपको फाइंड करना है. तो Ne फाइंड करने के लिए इजीली आप कर सकते हैं. Ni की वैल्यू इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 to the power 19 इंटू 10 to the power 19 अपॉन NH गिवन है होल्स का वो है 10 to the power 21. सो कैलकुलेट करें तो 10 to the power 38 माइनस 21, 38 माइनस 21 ये हो गया 10 to the power 17. सो करेक्ट आंसर इज A 10 to the power 17. Next question. The potential energy U between two atoms in a diatomic molecule as a function of distance x between atom has been shown in adjoining figure. The atoms are. अब आप देखो ऑप्शन, ये जो ग्राफ गिवन है ये ग्राफ गिवन है U एंड X के बीच में और आप देखो अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऑप्शंस में दिया हुआ अट्रैक्शन रिपल्शन मीन्स आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है. तो फोर्स इक्वल्स टू आपको पता है माइनस du/dx होता है, राइट. फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dx और du/dx के लिए आप इस ग्राफ की हेल्प ले सकते हो. सो du/dx इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ. du/dx इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ. सो ग्राफ का स्लोप आप अगर आप निकालेंगे, स्लोप निकालकर आप यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपको मिलती है. सो बिटवीन ए एंड बी बात करें तो ए एंड बी जो स्लोप है वो इस तरह से आएगा, मीन्स नेगेटिव स्लोप है बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन ए एंड बी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है. तो स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव, तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, राइट. सो अगर फोर्स अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स यहाँ पर ये रिपल्शन होगा. फोर्स पॉजिटिव होता है, रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी. जब एक्स लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी फोर्स पॉजिटिव है मीन्स रिपल्शन होगा. जब बी एंड सी के बीच में आएगा तब आप यहां से स्लोप निकालें. देखो ये स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव. सो बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है. स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव. फोर्स नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है तो यहां पर ये अट्रैक्शन शो करेगा, राइट. सो ये इसकी थियरी है. अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं. इसमें बोला है अट्रैक्टेड व्हेन x लाइज बिटवीन b एंड c. तो b एंड c अट्रैक्टेड है एंड रिपेल व्हेन x लाइज बिटवीन a एंड b, राइट. सो ये करेक्ट ऑप्शन है B. नेक्स्ट, इन द रिलेशन dy/dx 2 ओमेगा sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट. यहां पे आपसे पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब आप देखो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट साइन की आइडेंटिटी है और साइन के अंदर आप जनरली क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं. साइन के अंदर क्या होता है, एंगल होता है. तो यहां पे एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये एंगल है. और एंगल आपको पता है एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Next, in Young's double slit experiment, two wavelengths lambda1 and lambda2 are used to obtain interference fringes. If the nth bright fringe due to lambda1 with n plus coincide with n plus 1 bright band due to lambda2, means lambda1 की तो है nth fringe और lambda2 की है n plus 1 fringe. ये दोनों coincide करती हैं. अब आप coincide करती हैं, आप समझे इसके अंदर coincide करेंगी तो आप इसके लिए रिलेशन लिख सकते हो. कोइंसाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, स्क्रीन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, तो कहीं भी जाके दोनों मींस लैम्डा1 वाली फ्रिंज और लैम्डा2 वाली फ्रिंज दोनों कोइंसाइड कर रही हैं. ये दोनों कोइंसाइड करेंगी, राइट. सो जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये डिस्टेंस होगी फ्रिंजेस का जो नंबर होगा उसकी एक फ्रिंज की विड्थ होती है बीटा. तो यहाँ पे जितनी फ्रिंजेस होंगी ये डिस्टेंस इक्वल टू
एन बीटा होता है, राइट। पर दोनों की फ्रिंजेस कोइंसाइड करनी है तो आप लिखोगे N1 बीटा 1 इक्वल्स टू N2 बीटा 2। क्लियर? मतलब आप समझे कि यहां पे कोइंसाइड कर रही है तो लैम्डा 1 की जितनी फ्रिंजेस होंगी वो N1 है और उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी बीटा 1, और लैम्डा 2 की फ्रिंजेस कितनी होंगी N2, तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है बीटा 2। तो डिस्टेंस ओवरऑल इक्वल आएगा, ये जो डिस्टेंस आपने लिखा N1 बीटा 1 यही डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा N2 बीटा 2 के, ये डिस्टेंस आएगा। सो ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ता है जब फ्रिंजेस कोइंसाइड करती हैं। सो N1 मींस N1 आप ले रहे हो nth, बीटा 1 ये आएगा लैम्डा 1 d बाय डी, N2 n प्लस 1 एंड बीटा 2 इज लैम्डा 2 d बाय डी। क्लियर? तो अब आप देखें d बाय डी तो कैंसिल हो गया, n लैम्डा 1 कितना है 780 और n प्लस 1 लैम्डा 2 कितना है 520, राइट। सो आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर 520 और ये 780 तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा। सो आप देखेंगे 3n इक्वल्स टू 2n प्लस 2, सो n इक्वल्स टू आया 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज व्हेन। अब रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप रिलेशन में आप देखो ऑप्शन में वेवलेंथ और फोकल लेंथ की बात कर रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर के लिए आपने पढ़ा है टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, आपने रिजॉल्विंग लिमिट पढ़ी है। रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 लैम्डा बाय डी। सो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट। तो रिजॉल्विंग पावर का जो रिलेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी डी अपॉन 1.22 लैम्डा। सो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो लैम्डा अगर इंक्रीज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज होगी। सो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेज, अगर आपको रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करनी है तो लैम्डा को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो वेवलेंथ, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेज। सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है इसमें। नाउ नेक्स्ट, two periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensities is। अब आपसे sum of maximum and minimum intensities का पूछा है। So I max प्लस I minimum करना है, इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल है। So आप बताएं I max का फॉर्मूला, I max होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये है I max। एंड I minimum नेगेटिव माइनस आएगा, I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। सो ये I max है, ये I minimum, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, राइट। इसको भी सॉल्व करें, प्लस इसमें भी आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। क्लियर? सो ये 2I1 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कट गया। सो I1 प्लस I2 2 टाइम्स है। सो करेक्ट ऑप्शन इज D, 2I1 प्लस I2। नेक्स्ट, a car is moving towards a high cliff. The driver sound a horn of frequency f. The reflected sound heard by the driver has frequency 2f. If v is the velocity of sound, then the velocity of car in the same velocity units will be। So if v is the velocity of sound, so velocity of car आपसे पूछा है इसमें। अब आपने इसके लिए पढ़ा रिलेशन, देखिए एक कार अगर किसी क्लिफ या हिल की तरफ मूव करती है, कोई भी कार अगर क्लिफ या हिल की तरफ मूव करती है तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है, जो ड्राइवर जो ऑब्जर्व करता है, उसके लिए रिलेशन है n1 इक्वल्स टू n v प्लस x अपॉन v माइनस x। यहां पर कार की स्पीड x ली गई है और कार की स्पीड आपसे पूछी, कार की वेलोसिटी पूछा है, ये x निकालना है। सो ये रिलेशन है, जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, साउंड जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो ये रिलेशन है। सो n डैश कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ इसने f से लिखा है, 2f फ्रीक्वेंसी है। इनिशियली फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, देन यहाँ पर v प्लस एक्स अपॉन v माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो f से f कैंसिल हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 2v माइनस 2x इक्वल्स टू v प्लस x। सो v इक्वल्स टू 3x, सो x इक्वल्स टू v बाई 3।
x इक्वल टू होगा v बाई 3. सो कार की स्पीड होनी चाहिए v बाई 3. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ नेक्स्ट, a small object of mass 100 gram moves in a circular path at a given instant velocity of the object 10 I cap meter per second and acceleration is 20 I cap plus 10 j cap. At this instant of time the rate of change in kinetic energy. तो आप ध्यान दें, इसमें आपसे पूछा है the rate of change in kinetic energy means d e by dt. So rate of energy, rate of work done, इसको आप पावर भी कह सकते हैं. पावर that means पावर आपसे पूछा है, और इंस्टेंट पावर का फॉर्मूला आपको पता है, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज F डॉट V, राइट. सो F डॉट V, फोर्स इक्वल्स टू होता है ma, तो वी कैन राइट A डॉट V m इंटू A डॉट V. अब यहां पर आप देखें एक्सेलेरेशन आपको ये गिवन है, तो ये A की वैल्यू है. देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, ये V की वैल्यू है 10 I cap. सो आप इनका डॉट प्रोडक्ट इजीली कर सकते हैं. सो मास गिवन है 100 ग्राम इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम हो गया. एक्सेलेरेशन गिवन है 20 I कैप प्लस 10 J कैप. अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करना होता है. सिमिलर वाला मीन्स 20 I कैप 10 I कैप से मल्टीप्लाई होगा. सो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 20 I कैप 10 I कैप दैट विल बी 200. I डॉट I 1 हो गया और J डॉट I 0 होता है, वो कैंसिल हो गया. तो आप देखें 10 टू पावर माइनस 3 है, 2 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक 0 कैंसिल हो गया. सो पावर की वैल्यू आई 20, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 20 है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का. यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. अब काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड होगी. सो डेल्टा के इक्वल्स टू डब्ल्यू. आपने पढ़ा है सबने वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो एक्वायर करेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है 0 है. इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है. यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट वही एनर्जी एक्वायर करता है. तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लगाया 4 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2. सो 4 इंटू 2 इट इज 8 जूल. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड पूछी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क निकालें, वही काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 8 जूल. थैंक यू स्टूडेंट्स. ये 45 क्वेश्चन आपने देखा नीट पेपर नंबर 91 के. इसी तरह से आप नीट के लिए एनटीए के पेपर आप करते रहिए, सॉल्यूशंस आप देखते रहिए, ट्राई करिए. सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सेल्फ ट्राई करें, उससे फाइट करें, फिर आप इसके सॉल्यूशंस को देखें. जितना आप फाइट करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.